और ये मैथ में 100 में 100 किसके थे, सीडीएस के या इसके? सर ये इंडियन कोस्ट गार्ड में, इंडियन कोस्ट गार्ड में 100 में 100। पहले अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हुआ, मैं कहा कोई बात नहीं, हो जाता है, टेक्निकल एंट्री थी। फिर मेरा एनडीए का फर्स्ट स्क्रीनिंग था, उसमें मैं कॉन्फिडेंट था, बट शायद मेरा डे भी नहीं था और मैंने इतने अच्छे से भी तैयारी नहीं की थी, 1 महीने का गैप पे था। अच्छा, वो भी स्क्रीन आउट हुआ? वो भी मैं स्क्रीन आउट हुआ सर, मैं भोपाल से स्क्रीन आउट हुआ था और पहली बार तो मैंने एक तरीके से मान लिया कोई बात नहीं, नेक्स्ट में हो जाऊँगा। बट जब मैं भोपाल से स्क्रीन आउट हुआ सर, मैं बहुत रोया था। मैं लिटरली वॉशरूम में गया, मैं बहुत रोया कि मैं अब घर पे क्या बोलूँगा। लेकिन और सर आयरॉनिकली यही बात है कि मैं भी रिकमेंड भी भोपाल से हुआ था। तो अभी जो तेरा लास्ट सिलेक्शन हुआ है जिसके थ्रू, जिस एसएसबी के थ्रू, यहाँ पे तेरा इंटरव्यू कितनी देर चला था? सर अराउंड 1 आवर। बस मेरा एक ही सिनेरियो था कि मैं कर लूँगा, और पहले जब भी मैं जाता था तो मेरे को कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट रहता था। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज एक बच्चे से हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है अनिमेश कुमार। पर्सनैलिटी से आप देखकर लग ही रहा होगा कि इस बच्चे का सिलेक्शन किस चीज़ में हुआ है। इनका सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू सीडीएस में रैंक 73 इनकी है और आईएमए मिला है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यानी लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है अभी। और इनका इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट पे भी इनका सिलेक्शन हो चुका है और उसमें रैंक 7 है इनकी। और ये मैथ में 100 में 100 किसके थे, सीडीएस के या इसके? सर ये इंडियन कोस्ट गार्ड में, इंडियन कोस्ट गार्ड में 100 में 100। और अभी इस भाई के सीजीएल प्रीलिम्स में 160 स्कोर हैं, लेकिन ये टेंशन ही नहीं ले रहा क्योंकि इसने मींस देना ही नहीं है, क्योंकि इसकी ड्रीम पोस्ट सीडीएस है। तो आइए आज इससे बात करते हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो सीडीएस का एग्जाम देते हैं सीजीएल की तैयारी करते करते साथ में, और फिर वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते या एग्जाम के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर नहीं कर पाते। तो आज इस बच्चे से बात करते हैं। अनिमेश, बताया भाई तेरे बारे में पहले पूरा, कहाँ का रहने वाला, क्या है, सारी कहानी समझा। सर एक्चुअली हम बिलोंग करते हैं बिहार से। अच्छा। बट फादर का बिजनेस दिल्ली में ही सेटअप हो गया था, तो हमें दिल्ली में ही अराउंड 15 ईयर्स हो गए हैं। तो मेरा तेरा टच भी नहीं है बिहार की लैंग्वेज? नहीं सर, तो बचपन से ही हम दिल्ली में ही रहे हैं सारे। तो फैमिली में 4 लोग हैं हमारे, फादर, मदर एंड मेरे एल्डर ब्रदर हैं और मैं। सर एक्चुअली 12th के बाद से ही मेरा ड्रीम एनडीए था। अच्छा। बट एनडीए मेरा रिटर्न तो हो जाता था बार बार, बट एसएसबी में कहीं ना कहीं रह जाता था। फिर लेकिन सर उसके बाद भी मैंने, फिर उसके अटेम्प्ट्स के बाद मैंने सोचा था कि ग्रेजुएशन मैं साइड बाय साइड कर लूँगा। 12th में मेरी अच्छी परसेंटेज थी, 95% थी। उस टाइम सीयूटी नहीं होता था, तो एक्चुअल फिर उसमें हमें डायरेक्ट एडमिशन मिलता था डीयू के अच्छे कॉलेजेस में। तो किस में लिया तूने? सर मैंने दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज द्वारका में। ठीक है। मेरे घर से बहुत पास था सर, तो इसलिए मैंने सोचा, मेरा फिक्स था सर कि मेरे को आगे भी इसी में ट्राई करना है, मेरे को गिव अप सीडीएस में। यस सर, कि ग्रेजुएशन लेके फिर मेरे को इसी चीज़ों में ट्राई करना है। बट कहीं ना कहीं सब किसी ना किसी को डर रहता है कि जिसका पहले एसएसबी नहीं होता है, बट चांसेस कम हो जाते हैं। यस सर, फिर मैंने ये सोचा था कि एसएससी का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं मैच करता है। बिल्कुल। तो फिर मैंने एसएससी की तैयारी भी साइड बाय साइड, क्योंकि इसमें ये था कि इसमें इंटरव्यू नहीं है और मेरे को अपने बेसिक्स पे था कि मैं कर सकता हूँ क्लियर। 1.5 ईयर में आराम से मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि मैं ये चीज़ें क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि रिटर्न में मेरे को कम प्रॉब्लम आती थी। फिर उसके बाद मैं एसएससी की भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी कॉलेज के जस्ट बाद। कौन से साल की बात है ये? सर ये 2023 में मेरा लास्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। अभी मैं 22 ईयर्स का हूँ, नवंबर में 22 ईयर्स का। ब्रिलियंट सर 23 मैंने आपका कोर्स लिया था सर मैथ्स का। मैथ्स मैंने कॉलेज से ही मेरे को डिसाइडेड पहले से था कि कॉलेज से कोई प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है जिसमें सीडीएस एंड एसएससी। तो मैंने आपका देखा था सर, आप एसएससी का भी पढ़ाते थे और सीडीएस के भी आप में उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाते थे आपके बैच में। तो फिर मैंने जब उसमें देखा तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगा। आप बहुत कामली पढ़ाते थे और सर भाई ने भी बताया था आपके बारे में कि सर आपका बहुत टाइम से ही एक चीज़, आपका मैथ्स हर कोई जानता है एक तरीके से एसएससी की फील्ड में। मैंने आपसे पढ़ के देखा था, फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बहुत कामली पढ़ा रहे हैं सर। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे 2-3 लेक्चर खत्म होते हैं फिर वो क्वेश्चंस का लेवल और हाई हो जाता है धीरे धीरे करके। तो मेरे को वो चीज़ काफ़ी सही लगी सर। देन मैंने कोर्स एनरोल करने के बाद कॉलेज में मेरे को थोड़ा टाइम कम मिलता था, क्योंकि कॉलेज में मेरा बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो उसमें भी मेरे को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता था, तो इस वजह से कॉलेज में टाइम कम मिला। बट मैंने धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट किया। बट कोर्स में यही चीज़ थी सर कि आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है। आपने सिर्फ वीडियोस देख ली, उसके बेसिस पे नहीं हो पाता है। आपको प्रैक्टिस, आपने जो क्वेश्चंस कराए आप कहते थे कि जो आज देखा आपने वो आप आज करो, बिल्कुल, और कल क्लास से पहले मेरे को वो चीज़ करके लाओ, तभी आप नेक्स्ट क्लास। तो मैंने यही चीज़ फॉलो करी। जैसे क्लास ओवर हुई मैंने एक बार नॉर्मल रिवाइज कर लिया और कल क्लास से पहले मैंने वो कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज कर लिए। ब्रिलियंट यार। ये कंसिस्टेंसी सर मेरे कॉलेज के बाद आई थी। उसके बाद मैंने कॉलेज मेरा ओवर हुआ था, फाइनल रिजल्ट आ गया था जून में। तो फिर उसके बाद
पेपर शायद जुलाई में ही था मेरा पेपर, SSC CGL का पहले। अच्छा, मेरा पहला CDS क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि CDS का जो लेवल है वो काफ़ी हाई है, मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी और GK का भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से, लेकिन मेरे को आइडिया था कि मैं अगले में, अब मेरे को टाइम मिल चुका है, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, मैंने कोर्स कंसिस्टेंटली स्टार्ट करा आपका, और फिर मैंने उसके बाद अच्छे से तैयारी करके, पहले मेरा टारगेट था कि CGL का प्री क्लियर करना है, सबसे आगे मेरा वही था। मेरा ये था कि मैं शॉर्ट टर्म गोल्स बनाता चलूँ। अच्छा, कि जैसे CGL का प्री था, आई थिंक 40 डेज 45 डेज थे मेरे पास, और मैंने कोर्स पहले ही भी आपका स्टार्ट कर रखा था, और मेरे बेसिक इसलिए भी ठीक थे कि सर मैं ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ाता था, 9-10 तक मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाता था, तो बेसिक मेरे इस वजह से भी ठीक थे कॉलेज के साथ साथ। तो इस वजह से मेरे को 45 डेज में मेरा ये टारगेट था कि मेरे को प्री क्लियर करना है। अच्छा, और सर प्री की कट ऑफ ही आई थिंक 150 के अराउंड गई थी जनरल में, और मेरी कैटेगरी EWS है, बट उसकी भी बहुत डिफरेंस नहीं था, 145 143 था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, 2023 की बात कर रहा हूँ सर। समझ गया। तो पहले तो मेरे को अगर पता होता कि इतनी कट ऑफ जानी है, तब कहीं ना कहीं हौसला डाउन हो जाता, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता, बट क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स 100 120 इसी के बीच बनते थे। अच्छा, जो मॉक टेस्ट वगैरह देता हाँ, था मेरा एक गोल था सर, कोर्स में साथ साथ चलाता रहूंगा, और जो 45 डेज है ना, उस दिन मैं हर रोज एक मॉक लगाऊंगा स्टार्टिंग से ही, जब मैंने तैयारी शुरू करी। ठीक है। क्योंकि मैं कहा अगर 100 120 मार्क्स है तो कहीं ना कहीं रोज थोड़े बहुत बढ़ते थे, कभी कम भी होते थे, बट मैंने सोचा था मॉक से मेरे को बहुत फायदा हो रहा है, तो मैंने साथ साथ मॉक भी लगाने शुरू करे, और उसके बाद 40 लास्ट के जो 5 to 10 डेज थे ना, उसमें मेरा स्कोर काफी बूस्ट हुआ। लगभग कितना? अराउंड 140 प्लस होने लग गया था मेरा। ब्रिलियंट। क्योंकि कोर्स में भी मैंने ऑलमोस्ट फटाफट में 2 वीडियो कंप्लीट करता रहता था, और जैसे कुछ बेसिक वगैरह होता था वो मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करता था 2x पे, और फिर मेन क्वेश्चंस पे आता था। आपके क्लास नोट में नोट्स बनाने का टाइम नहीं था, मैंने क्लास नोट्स पढ़े थे मेरे पास, तो फिर मैंने उसी से आगे करना स्टार्ट किया, फटाफट क्वेश्चंस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते गए। बाकी इंग्लिश में मैंने रीडिंग वगैरह स्टार्ट करी थी। अच्छा, न्यूज़पेपर या बुक्स? सर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कौन सा? द हिंदू? द हिंदू सर। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती थी सर, लगता था कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, इसमें ऐसे टर्म्स हैं, बट उसका भी रिजल्ट सर 2-3 महीने बाद धीरे धीरे समझ आता है। फायदा है? यस सर। कितना फायदा है इंग्लिश में उसका? सर इंग्लिश में बहुत फायदा है मेरे हिसाब से। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो बहुत ही ज्यादा हार्ड आती हैं उसमें थोड़ा कम प्रॉब्लम होता है, बट जो बेसिक होता है ना, आप उसमें आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट वगैरह में बहुत आसानी होती है, अच्छा, न्यूज़पेपर पैसेज वगैरह में बहुत आसानी होती है, इन सब चीजों में। जीके पे मैंने थोड़ा कम फोकस किया था स्टार्टिंग में। वो वाली कहावत है ना, हमारे देसी भाषा में बोलते हैं कि आंवला समझते हो ना, आंवला? यस सर। आंवले का खाया मतलब बुढ़ापे में याद आता है, बुढ़ापे में काम आता है। तो ये न्यूज़पेपर रीडिंग की जो हैबिट है ना, यस सर, इसमें रिजल्ट थोड़ा लेट आता है लेकिन बेहतरीन आता है। बेहतरीन आता है सर। उसके बाद उसके बाद सर प्री कॉन्फिडेंट होके गया था कि मेरा लास्ट में स्कोर अच्छा आ रहा है, लग रहा था कि आई थिंक 130 140 कट ऑफ ही जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो पेपर दे के आया, पेपर मेरा मीडियम गया था, अटेम्प्ट्स अच्छे थे, लेकिन थोड़ा सा हार्ड शिफ्ट में था मेरा। अच्छे अरुण सर पढ़ाते हैं, पीयूष सर पढ़ाते हैं, तो मैंने यूट्यूब पे जो टॉपिक्स में मेरे को गलती हो रही थी मैंने वो देख लिया था। जैसे मैंने अरुण सर का देखा था कोडिंग डिकोडिंग का। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग में बहुत टाइम लग जाता था, टाइम लगता है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से याद करवाया हुआ था ट्रिक से। अच्छा, अलग अलग लेटर का अलग अलग, फिर उन्होंने कहा तुम खुद भी बना सकते हो, तो अपोजिट वगैरह ये सब मैंने उनसे याद किया था, तो उससे मेरे को काफी फायदा हुआ था। रीजनिंग में आई थिंक मेरे 50 out of 50 थे। अच्छा, उसी में मतलब 45 डेज में रीजनिंग करके। तो रीजनिंग मेरे को लगता है एक इजी सब्जेक्ट है अगर हम एसएससी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो उसमें काफी हेल्प हुई। देन मेरा स्कोर जो था रॉ 147.5 था। अच्छा, जो मेरा पहला पेपर था, मेरे को अच्छे से याद रहा है वो। और नॉर्मलाइजेशन के बाद? नॉर्मलाइज सर काफी ज्यादा हो गए थे, 163 हो गए थे, क्योंकि उस शिफ्ट में मैथ्स की जो थी वो सेकंड टफ शिफ्ट, सेकंड टफ। तो आई थिंक मेरे उसमें 35 या 37 में आई थिंक थे। तो लेकिन मेरे को उस पर भी कॉन्फिडेंस था कि मैथ्स टफ आता है तो पेपर को टफ कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए नॉर्मलाइज ज्यादा इस वजह से भी हुए। तो मेरा कॉन्फिडेंस सर बहुत बूस्ट हुआ कि मैं इतने कम टाइम में, सर लक का भी बहुत फेवर होता है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ 40 डेज या 45 डेज में प्री निकालना आसान है, निकाला जा सकता है, बट कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स भी मैटर करते हैं उसमें। और जो मैंने आपका कोर्स पहले से भी स्टार्ट कर रखा था कॉलेज टाइम से, वो उसमें भी बहुत हेल्प हुई मुझे। और मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड था, तो फिर मेरे को इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी, तो इसलिए उस पर मैं थोड़ा सा कम टाइम भी देता था, हो जाता। जीके में मैंने कम टाइम दिया था। जीके में क्या स्कोर था प्रीलिम्स में? सर जीके में मेरा हमेशा से जीके ही कम आता था सर। और अभी सीडीएस में जिसमें तेरा सिलेक्शन हुआ, इसमें कितना स्कोर था? सर जीके में बहुत ज्यादा नहीं था, आई थिंक 30 के अराउंड था मेरा जीके में, 100 में। बहुत कम आया सर। मैं मैथ्स इंग्लिश पे मैथ के दम पे खेल गया, मैथ इंग्लिश के दम पे खेलता था सर मैं। और लेकिन सर एसएससी की जीके और सीडीएस की जीके बहुत डिफरेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा है सर। बट मेरा ये था, लोग जो मेरे दोस्त तैयारी करते थे उनके 20 मार्क्स भी क्लियर नहीं होते थे जीके में, ऐसा पेपर आया था इस सीडीएस में मेरा हुआ है।
मैंने जब खुश था। 2014 में दिया था ना, जब मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बना था, तो उसमें 85 क्वेश्चन जीएस में आते थे। ये सर। तो अब तो मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे 30 के आसपास नंबर थे और सारे के सारे तुक्के के थे। मतलब कुछ कुछ सोचा था, बाकी तुक्के के थे। लेकिन ये स्कोर तो खैर, मैथ अगर मजबूत है और इंग्लिश मजबूत है तो सीडीएस तो क्रैक किया जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छे मार्क्स से क्लियर किया जा सकता है। बिल्कुल। और जीएस में थोड़ा भी सेंस इस्तेमाल कर लेता है तो आदमी काम निकाल ले जाता है, अगर मैथ इंग्लिश मजबूत हो। अच्छा, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट तेरे से ये जानने में है कि तेरा एनडीए में एसएसबी क्लियर नहीं हुआ, यस सर, और सीडीएस में एसएसबी क्लियर हुआ। वो रीज़न बता क्या है, क्योंकि मेरा कभी क्लियर नहीं हुआ और मेरा बेटा भी तैयारी इसी की कर रहा है, एनडीए की। यस सर। तो ये जो लाइनें होंगी ये उसके बड़े काम आएंगी। अब बता तू मुझे इसके लिए दोनों का कंपैरिजन बता, क्या तुझसे गलती हुई या कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो तुझे लगता है कि ये तैयार होना चाहिए। सर मेरा 7th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। सबसे पहले इसी ईयर मेरा पहले इंडियन कोस्ट गार्ड का हुआ था। सेम एसएसबी प्रोसीजर ही होता है उसमें रिटर्न के बाद। अच्छा, बिल्कुल सेम। देन उस सबसे पहले मैं एनडीए से स्टार्ट करता हूँ। एनडीए में रिटर्न मैंने दिया, क्वालिफाई हुआ, मैं 2 रिटर्न क्लियर हुए थे। लेकिन स्टार्टिंग से जो मेरा स्कूल बैकग्राउंड था या जो मेरे घर का बैकग्राउंड था, वो आई एम फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड। नाइस। सो तो कभी ऐसे इंग्लिश का एक्सपोजर नहीं मिला। अच्छा। और एसएसबी में कोई माने या नहीं माने, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। यस सर। आप इंग्लिश स्पीकिंग में आपका ऐसा है कि आपको इंटरव्यू इंग्लिश में देना है, आप नरेशन इंग्लिश में करेंगे, आप ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में करेंगे, एवरीथिंग। तो इस वजह से हर एक चीज इंग्लिश पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो स्टार्टिंग में मैं स्क्रीन आउट हुआ 2 अटेम्प्ट्स में। अच्छा। मैं एक टीएस का अटेम्प्ट था और एक एनडीए का अटेम्प्ट था। मैं स्क्रीन आउट हुआ। पहले मेरे को लगता था कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, इंग्लिश से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम कॉन्फिडेंट, सो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश नो मैटर व्हाट। सो बट लेकिन ऐसा हुआ नहीं एक्चुअल में। अच्छा। तो जब पहले अटेम्प्ट में मैं स्क्रीन आउट हुआ, मैं कहा कोई बात नहीं, हो जाता है, टेक्निकल एंट्री थी। फिर मेरा एनडीए का फर्स्ट स्क्रीनिंग था, उसमें मैं कॉन्फिडेंट था, बट शायद मेरा डे भी नहीं था और मैंने इतने अच्छे से भी तैयारी नहीं की थी। 1 महीने का गैप पे था। अच्छा, वो भी स्क्रीन आउट हुआ? वो भी मैं स्क्रीन आउट हुआ सर। मैं भोपाल से स्क्रीन आउट हुआ था और पहली बार तो मैंने एक तरीके से मान लिया कोई बात नहीं, नेक्स्ट में हो जाऊंगा। बट जब मैं भोपाल से स्क्रीन आउट हुआ सर, मैं बहुत रोया था। अच्छा। मैं लिटरली वॉशरूम में गया, मैं बहुत रोया कि मैं अब घर पे क्या बोलूँगा। लेकिन और सर आयरॉनिकली यही बात है कि मैं भी रिकमेंड भी भोपाल से हुआ था, अभी जो लास्ट हुआ है। जी सीडीएस में सर, सेम बोर्ड जहाँ से मैं स्क्रीन आउट हुआ था। तो इस बार क्या चेंजेस थे तुझ में? यस सर। फिर उसके बाद मैं 2 अटेम्प्ट्स और दिए एनडीए के। अच्छा, उसके बाद? हाँ, क्योंकि रिटर्न होते जाते थे और टीएस में भी मैं आता था, लेकिन उसमें मैं स्क्रीन आउट नहीं हुआ। बट अभी भी मेरे को लगता था कि मेरे को बहुत काम करने की जरूरत है। सबसे पहले जीडी में इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको रीडिंग मस्ट है। ओके। क्योंकि उसमें आपको ग्रुप डिस्कशन में बहुत हेल्प होगी। आपको बहुत नए नए आइडियाज आएंगे एडिटोरियल पढ़ने से कि क्या चल रहा है कंट्री में, या क्या कोई स्कीम आ रही है तो उसके बारे में डिटेल में बताया जाता है कि आप इसमें क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो वहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, वहाँ पे आपको स्टोरी लिखनी होती है कि आप वहाँ पे कैसे वर्क करेंगे, तो वो वर्क में आपको बहुत हेल्प करता है। और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, वो भी न्यूज़पेपर में हेल्प करता है। तो सर मेरा मेन गोल ये हो गया था कि स्क्रीनिंग होना है, स्क्रीनिंग होना है। मैं मेन गोल से हट गया था कि मेरे को रिकमेंड होना है। तो इस वजह से मैं उन चीज़ों पे इतना वर्क नहीं कर पाया। तो एक इंग्लिश का फैक्टर हो गया सर। दूसरा, इंग्लिश अगर आपको आती है तो मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस आपका और बूस्ट होता है। ओके। और दूसरा सर नॉलेज, सबसे मेन बात मेरे को लगती है कि नॉलेज में खासकर कौन से पैरामीटर? सर नॉलेज में एक आप न्यूज़पेपर से जो रीड करेंगे, और एक जनरल अवेयरनेस आपका कैसा है। सबसे ज्यादा उसमें पूछा जाता है एक जियो पॉलिटिक्स के बारे में। अच्छा। कि आपको अपनी कंट्री का तो ठीक है, आपको पता है कि नहीं पता, आपको बाहर कंट्री का भी उसी हिसाब से नॉलेज है या नहीं है। क्योंकि आप इसमें फॉरेन एक्सचेंज में प्रोग्राम में भी जाएंगे, वहाँ पे भी वर्क करेंगे, तो आप लीड कर पाएंगे, वहाँ पे नहीं। तो ये बहुत मैटर करता है सर। और सर इंटरव्यू में भी आपको अपने बारे में बहुत पता होना चाहिए कि आपके फॉर एग्जांपल कि आपके 10th में ज़्यादा मार्क्स थे, 12th में अगर बाई चांस कम हुए, तो आप ये मैटर नहीं करता कि आपके कम क्यों हुए। मैटर ये कर रहा है कि आपको रीज़न पता है या नहीं पता है, आप सेल्फ अवेयर है कि नहीं। अगर आपके 70% भी, मैंने वो बच्चे भी रिकमेंड होते देखे हैं। और 95 यार, मैं भी उस टाइम में 95 था और मैं बाहर हो गया था। तो मेरे को ये पता चल गया कि अब मैटर नहीं करता कि आपका स्कोर बहुत ज्यादा है या नहीं है, बट आपको अवेयर है या नहीं है, आपको फैमिली में सब कुछ पता है। अभी जो तेरा लास्ट सिलेक्शन हुआ है जिसके थ्रू, जिस एसएसबी के थ्रू, यहाँ पे तेरा इंटरव्यू कितनी देर चला था? सर अराउंड 1 आवर। वो इतने बच्चों का पूछते हैं, कोई 15 मिनट बताता है जो फेल हुए होते हैं, कोई 18-20 मिनट, इसका 1 घंटा चला। ये सर फिर ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ दोनों बार, लेकिन लगा कि कर सकता हूँ आगे, क्योंकि जो मेरा एनडीए का एसएसबी थी, मैं बहुत क्लोज था उसमें। एसएसबी के मार्क्स भी आ जाते हैं। अच्छा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स 360 अराउंड होते हैं, मेरे 315 थे। और मेरे जो इतने फ्रेंड्स थे
उनके अराउंड 250, 220, 280 तो डिफरेंस था। और जो लास्ट कॉन्फ्रेंस होती है, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनको आइडिया होगा, कॉन्फ्रेंस में अगर आपका डिस्कशन चलता है तो इट मैटर कि आप क्लोज पता चल जाता है वेट करके अगर आपकी बारी आ रही है तो। सर उस टाइम पे थोड़ा सा ट्रेजिक चल रहा था, लाइक कोविड सिचुएशन थी, फादर का बिजनेस वगैरह में भी थोड़ा प्रॉब्लम था कोविड की वजह से, तब फिर ट्यूशंस वगैरह भी स्टार्ट करी, एक्चुअल कॉन्फिडेंस वहां से भी बूस्ट हुआ बहुत ज़्यादा। जब आप किसी को पढ़ाते हो तो सच मायने में आप सीखते हो, पढ़ाते नहीं हो, आप सीखते ज़्यादा वहाँ से। 12th के बाद ही मैंने सर स्टार्ट किया, मैंने कहा बच्चों को पसंद आए नहीं आए बट एक बार ही ट्राई करते हैं, कंसेप्ट्स मेरे अच्छे हैं, मैं ट्राई कर सकता हूँ और ब्रशअप भी होंगे आगे। मैं ब्रदर ट्यूशन पढ़ाते थे, अच्छा, तो मैंने इनसे भी टिप्स ली काफ़ी, तो इन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड करा कैसे पढ़ाना है, बच्चों के डाउट्स कैसे लेने हैं, ये सारी चीज़ें। तो इनसे मेरे को भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, मेरे कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गए। आप एसएससी में भी देखते होंगे सर कितने सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के डायरेक्ट आते हैं, एज इट इज उनके आंसर्स मेरे को याद हो गए। अब मैं 4 साल से पढ़ाता हुआ लगातार, तो उसका फ़ायदा मिला, डायरेक्ट आंसर टिक करने एमसीक्यू में, तो वहाँ पे बहुत फ़ायदा हुआ सर। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन ले लिया। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को ड्रॉप करना है, मैं कभी जेई के रास्ते नहीं गया, मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मेरे को फिक्स था हमेशा से एनडीए का, तो मैंने तभी ड्रॉप नहीं लिया, मैंने ग्रेजुएशन कर ली कि जितनी जल्दी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी उतनी जल्दी फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगा। फिर मैंने ग्रेजुएशन में फिर जब मेरा अटेम्प्ट हुआ तो सब 3 साल का गैप आ गया मेरे एसएसबी में। मैं एफकैट का पेपर क्लियर किया सबसे पहले। मेरे को लगता है अगर कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है ग्रेजुएशन के बाद तो एफकैट का पेपर वन ऑफ द ईजीएस्ट पेपर है। बिल्कुल, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, सेम एसएससी पैटर्न है, तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने वो किया और वो मेरा क्लियर हो गया। अच्छा, अभी तेरा एसएसबी जब हो रहा था तो ये जो रैंक 7 जो तेरी थी इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट, ये क्लियर हो चुका था तब तक? सर सीडीएस के वक्त ये क्लियर हो गया था और ये मेरा पहला था सर कोस्ट गार्ड का। हाँ, तो उस समय फिर तूने ये इंटरव्यू में रखा होगा अपने उसमें? ये सर बहुत फर्क पड़ा सर। मैं नॉलेज की जो बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस की, इसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था कि आई विल डू इट नो मैटर व्हाट। तो जैसे ही मैं पहुंचा वहां पे तो बस मेरा एक ही सिनेरियो था कि मैं कर लूंगा। और पहले जब भी मैं जाता था तो मेरे को कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट रहता था कि शायद हो पाए। एसएसबी में इतने लोग आते हैं, कोई इंटरनेशनल गेम्स खेला हुआ है, कोई वर्क कर रहा है। मेरे साथ एक पर्सन था वो कराटे में इंटरनेशनल खेला हुआ था। तो उसका हुआ कि नहीं? नहीं हुआ सर। बहुत चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, तुझे कौन सी ऐसी चीज लगी जो इंटरव्यू में तेरे पे ज्यादा फोकस रहा उनका? सर 3 अलग अलग तरह के टेस्ट थे। सबसे पहले मैं कोस्ट गार्ड का बताता हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मेरे पे सबसे पहले कॉन्फिडेंस दिखाया। और फिर उसके बाद उन्होंने जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस करे थे अपने। जैसे चेंजेस इन द सेंस कि पहले सारे कहते थे कि 4 मिनट हमें मिलते हैं स्टोरी लिखने के लिए, 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर डिस्प्ले होती है। तो हमें होता है कि हमें उसको देख के कुछ थॉट्स लाने हैं, फिर वो पिक्चर में पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है और कंक्लूजन क्या होगा, आपको वो बताना है उसमें। तो पहले इंग्लिश की वो भी इंग्लिश में लिखना है आपको। लगातार वो 12 पिक्चर्स दिखाएंगे, इवन हैंड्स पेन करने लग जाते थे कि कितना लिखवा रहे हैं। तो उस टाइम पे माइंड, वो एक तरीके से माइंड का कोऑर्डिनेशन देखते थे कि आप सोच कैसे पा रहे हो, लिख कैसे पा रहे हो। तो उसमें मैं फिर प्रिपेयर करके स्टार्ट करा मैंने कि मैं हर एक थीम्स के बारे में रीड करूंगा कि कैसे वो चीज़ें वर्क करती हैं। मेरे को पहले मैं नेचुरल बन के जाता था कि जो आएगा मैं उस टाइम पे देखूंगा, बट अब मैंने इन चीज़ों के बारे में देखा कि एग्रीकल्चर के बेसिस पे 2 और 3 पिक्चर्स आती हैं। तो मैं गाँव बहुत कम जाता हूँ, तो मैंने उनके बारे में रीड करा, फिर उनमें मैंने अपनी स्टोरी में अप्लाई करा कि हाँ ये चीज़ें कर सकते हैं। भले मैंने उसको अपने सामने से फील नहीं करा, बट मैं जब उसको पढ़ रहा हूँ तो मेरे को एक आइडिया लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प हुई। और फिर उसके बाद इंटरव्यू में सर बेसिकली उन्होंने कॉन्फिडेंस देखा। उनके कुछ क्वेश्चंस भी थे कि लाइक उन्होंने सबसे मेरे से ये पूछा था कि उस टाइम बंगाल इलेक्शंस चल रहे थे, तो उस टाइम पे कुछ राइट्स वगैरह में काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी पोस्टिंग वहाँ पे हो गई तो आप कैसे इसको हैंडल करोगे। फिर तो मैंने कहा सर मैं इसको 2 टर्म्स में बांट दूंगा, एक शॉर्ट टर्म गोल है और एक लॉन्ग टर्म में मैं उसको कैसे करूँगा। मैंने कहा शॉर्ट टर्म में कैसे करोगे? मैंने कहा सर आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से मैं इंस्पेक्शन ज़्यादा बढ़ा दूंगा एक तरीके से, क्योंकि पुलिस का एट अ टाइम वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होगा और टाइम लग सकता है, लेकिन ड्रोन से इंस्पेक्शन में हमें वो चीज़ बहुत जल्दी पता चल सकती है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये भी स्टार्टिंग में वर्क करेगा, लॉन्ग टर्म में क्या करोगे? हमारे टाइम में से SRT बोलते थे, सिचुएशन ये साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी पूछा जाता है। अच्छा। और ये इंटरव्यूअर आपसे सामने भी पूछ सकता है। अच्छा, आगे बता, इसी कहानी को बता। तो लॉन्ग टर्म में सर मैंने बोला कि सर नहीं, फिर ऐसा इसमें शॉर्ट टर्म में उन्होंने कहा कि नहीं ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म में, मैंने कहा सर मैं पुलिस और ज्यादा तैनात कर दूंगा वहाँ पे। क्या ठीक है, लॉन्ग टर्म में बताओ, शॉर्ट में तो तुमने चलो अभी संभाल लिया, लॉन्ग टर्म में मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं सर मेरे को लगता है इसका मेन रीजन है पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है लोगों में। जो उनके लीडर्स कह देते हैं वो उनको मान लेते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इलेक्शन कमीशन इतनी चीज़ें करते हैं, लेकिन उनको एक पॉलिटिकल कैंपेन स्टार्ट करने चाहिए जिनमें वो लोगों को अवेयर करें
कि क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, आपको क्या देखना चाहिए एज ए लीडर्स में और वो कैसे वर्क कर रहे हैं। उनको एक इलेक्शन का मेन पर्सपेक्टिव बताना चाहिए। उनको बस ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ वोटिंग आ गई, इन्होंने वोट करा और किसी भी लीडर के लिए ब्लाइंडली फॉलो, एक बार स्टार्ट कर दिया तो आप 20 साल तक उसी को फॉलो करेंगे। जेन्युइन। तो वो चेंजेस कर सकते हैं इसमें। उनको अगर जितना ज्यादा उनको नॉलेज मिलेगी इसके बारे में तो उतना अवेयर होंगे, तो फिर वो किसी के भड़काने पे या किसी के कुछ बोलने पे वो चीज एक्ट नहीं करेंगे। तो उन्हें शायद ये बात अच्छी लगी। और एक मेन ये भी था, उन्होंने ये शायद मेरे को ये एक थोड़ा सा पॉइंट लगता है कि जो उन्होंने नोटिस करा हो, उन्होंने कहा ठीक है, मैं आर्म रेसलिंग गेम खेलता था कॉलेज में, तो उन्होंने कहा कि आप आर्म रेसलिंग खेलने गए हैं कहीं बाहर, वहाँ पे काफी सारे वीआईपीज आए हैं, फिर आप उनके साथ बैठ के डिनर कर रहे हैं, सडनली आपने देखा कि आपकी प्लेट में खाने में कोई कॉकरोच है, तो आप क्या करोगे एट ए टाइम? मैं कैसे, सबसे पहले तो मैं वेटर को बुलाऊंगा अपने सामने, मैं उनको शो करूंगा और कहूंगा कि आप सबकी प्लेट्स एक बार हटा दें और खाना वगैरह चेक करें, क्योंकि अगर वो मेरी प्लेट में मिल सकता है तो किसी और की प्लेट में ही मिल सकता है, तो उससे chaos होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर ऐसे तो वर्क नहीं करेगा, वो इतने वीआईपीज हैं, तुम कैसे उनको खाना हटवा दोगे ये चीज। मैं कहा सर आई एम सॉरी बट मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि वो वीआईपीज हैं, मेरे लिए उनकी हेल्थ मैटर करती है पहले। तो उन्होंने थोड़ी देर में कैसे देखा, मैं कहते नहीं तभी भी, मैं कहा सर अगर मैं उनको एज अ वीआईपी कंसिडर करके भी खाना नहीं हटाता, कल को कुछ हो जाता है तो उनकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, तो वो और सीरियस कंसर्न होगा। तो सबसे पहले मैं उन सबको कामली बोलूंगा और फिर जाके मैं कहूँगा सर, या मैं बाहर से मंगवा दूंगा खाना उनके लिए कुछ अलग से, बट मैं उनकी हेल्थ से नहीं खेल सकता एक तरीके से, अगर मुझे ये बात पता लगी है तो फिर शायद उनको ये बात अच्छी लगी हो, तो वो कहीं कहीं नोटिस करते थे। फिर कहीं कहीं सर ऐसा भी था इंटरव्यू में कि कहीं कहीं मैं अटका भी उस टाइम। अभी इंग्लिश में मैंने काफी इंप्रूव करा है, जो ग्रेजुएशन के बाद मैं बीच में गैप आ गया और कोविड में मेरा 1.5 ईयर्स चले गए, एक तरह 3 सेमेस्टर जो थे मेरे ऑनलाइन ही गए थे, कोई एक्सपोजर भी नहीं मिला इतना कॉलेज का। जो मेरी पहली एसएसबी थी कॉलेज के बाद, मैं एफकैट की एंट्री किया था, मेरी वन ऑफ द वर्स्ट एसएसबी थी। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं अब एसएसबी नहीं जाऊंगा, सीजीएल की तैयारी अच्छी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत ही खराब गया सर। मेरे को पता नहीं था कि 3 साल में इतना कुछ चेंजेस आ जाएंगे, तैयारी भी नहीं थी इतनी। और तो फिर लेकिन उसी अटेम्प्ट में मेरा बेस्ट फ्रेंड एक ललित है, वो रिकमेंड हुआ। अच्छा, तो इसमें एसएसबी में या एसएसबी में सर, एयरफोर्स के लिए, वो भी ट्रेनिंग में है एयरफोर्स में। तो सर मेरे को वहाँ से बहुत हिट हुआ कि लाइक मेरे इतना क्लोज फ्रेंड है, वो भी हम साथ ही पढ़ते थे, वो इवन एसएससी की तैयारी भी हमारे साथ ही कर रहा था कॉलेज में, फिर हम लाइब्रेरी भी एक साथ जाते थे। अच्छा, तेरा आईएमए फेवरेट था एयरफोर्स? सर मेरा आईएमए बचपन से। आईएमए? यस सर, आर्मी का मेरे को हमेशा प्रेफरेंस, मैंने आईएमए ही भरी थी। इवन मैं एफए भी भरता तो मेरे मार्क्स अच्छे थे। तूने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आर्मी बेस्ड? सर अमरन। सर हिंदी में भी आई है, अभी लेटेस्ट आई है, मेजर मुकुंद वर्धन पे है। कहाँ, किस ओटीटी पे? यस सर, ओटीटी पे, नेटफ्लिक्स पे है। बहुत अच्छी मूवी है सर, आई रिकमेंड यू सर। सर एक्चुअल में क्या था कि जो सीजीएल का पेपर था, मैंने जैसे प्री में टाइम लगा, फिर उसके बाद आई थिंक नवंबर में पेपर था। तो मेरा था कि मेरे को क्लियर करना है। कोर्स थोड़ा सा बचा हुआ था, कोर्स भी साथ साथ कंप्लीट कर रहा था, मॉक भी लगा रहा था, और मैथ्स का पेपर काफ़ी टफ आया था बिल्कुल 2023 का। तो फिर मेरे मार्क्स जो थे वो 296 थे, 290, और एक ही पेपर हुआ था तो नॉर्मलाइज नहीं हुआ था। तो उसमें मुझे लगा कि अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, लेकिन मेरे को था कि काफ़ी कम टाइम, 4-5 महीने की तैयारी करी, अगर मैं नेक्स्ट ईयर वाला दूंगा। इस बार मैं कॉन्फिडेंट था, अगर मेरा इस बार सीडीएस नहीं हुआ था तो 100% कॉन्फिडेंट कि मैं इस बार सीडीएस निकाल सकता था। और सर उस बीच काफ़ी ट्रेजिक चीज़ें हुई थी कि मेरा सीपीओ, मेरे जो भी पेपर दे रहा था प्री हमेशा क्लियर होता था, सीपीओ में 150 मार्क्स प्लस थे मेरे। और फिर उसके बाद फिजिकल था, फिजिकल में बहुत अच्छा था, तो फिजिकल की तैयारी कर रहा था, और आई थिंक मेरी टाइमिंग्स वगैरह भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो फिजिकल से 5 और 7 डेज पहले मेरे पैर में अचानक पेन शुरू हुआ। अच्छा, रनिंग करते हुए रैंडमली एंकल के पास, और वो पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं रनिंग, चलना मुश्किल हो रहा था मेरा। तो फिजिकल नहीं हो पाया वो? सर मैं फिजिकल देने भी गया कि आई थिंक कुछ ऐसा हो और शायद हो जाए फिजिकल, मैं दौड़ा भी, बट फिजिकल उस टाइम पे नहीं हो पाया। और उस दिन मेरा बर्थडे था सर, 20 नवंबर को। ये तो पता है वो वाली कहानी होगी कि जहाँ ले जाना होता है किस्मत ने, वहाँ लेके चली जाती है। यस सर। और जहाँ रोकना होता है वहाँ किस्मत रोक देते है उस चीज को। शायद वहाँ हो गया होता तो यहाँ नहीं होता। और तभी लोग बहुत बार अपने आप को बहुत उदास कर लेते हैं जब कोई एग्जाम नहीं निकलता, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन सच बात ये है कि उनको ये समझना चाहिए कि क्या पता ऊपर वाले ने हमारे जीवन में कुछ इससे बेहतर लिखा होगा। अच्छा, तो कुछ और इन बच्चों को कहना चाहे जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी हो या सीडीएस की तैयारी, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो लगातार करते रहना चाहिए, जिससे जीवन में उनको अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो वो एक ठीक ठाक जगह पहुंच पाएंगे? कोई भी एक चीज़ जो तू कहना चाहे।
सर सबसे पहले तो कोई एक पेपर पे रिलाई नहीं होना चाहिए। जैसे मैं दोनों ऑप्शन थे मेरे पास कि मैं एसएससी की भी तैयारी कर रहा था, इसके भी, बट मैंने ये सोच रखा था कि मैं जब तक लास्ट अटेम्प्ट नहीं हो जाएगा मैं तैयारी करूँगा। अच्छा। तो हमेशा आप 2 ऑप्शन जरूर रखें जिनका पैटर्न सिमिलर हो, ये नहीं बहुत डिफरेंट पैटर्न पे हो जाए कि 2 नाव पे पैर रखे हैं आपने, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बट आपका बैकअप होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं। आप कभी भी एसएसबी की तैयारी बिना किसी जॉब के या बिना कोई बैकअप ऑप्शन के ना करें, क्योंकि बहुत अनसर्टेन है सर। बहुत अनसर्टेन है। तो ये होना चाहिए। और बाकी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें, और इंग्लिश बहुत मस्ट है। बहुत लोगों ने कहा है कि इंग्लिश से इतना बहुत फर्क नहीं पड़ता, मैंने लिटरली सामने से देखा है और इम्प्रूवमेंट देखे हैं। मैंने इतने इंटरव्यू किया उनमें सब में इंग्लिश मस्ट नहीं है, वही लोग कहते हैं जिनका नहीं हो रहा होता। सर बहुत हेल्प हुई थी बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत मस्ट है सर। और हमारे लिए तो ये सच में बड़ी प्राइड की बात है कि सीडीएस में सिलेक्शन बच्चा ले रहा है और फिर हमसे मिलने आ रहे हैं। क्योंकि मुझे किसी आईएएस आईपीएस से मिलने में उतना मतलब रिस्पेक्ट सबकी उतना खुशी नहीं होती जितने एक आर्मी में सिलेक्टेड बच्चे से मिलती है। और खासकर जो ये एनडीए के थ्रू जाते हैं, सीडीएस के थ्रू जाते हैं, क्योंकि ये वो ड्रीम पोस्ट थी जो मेरी भी थी, जहाँ मैं भी नहीं जा पाया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई ऐसा आता है। और मैं तो सोचता हूँ कि धीरे धीरे बच्चे बड़े होंगे, कर्नल बनेंगे, तो उस समय जब हम इनसे कभी मिलेंगे जीवन में, भगवान कुछ ऐसा करे कि हम इनसे मिलें, तो वो हमारे लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा। क्योंकि अभी भी 1-2 कर्नल से जैसे मैं मिलता हूँ, मेरा बेटा पढ़ता है एक स्कूल में, तो उनका प्रिंसिपल कर्नल है, तो मेरी मिलने की हिम्मत नहीं होती उनसे, क्योंकि इन लोगों की पर्सनैलिटी थोड़ी अलग होती है, इन लोगों का बोलने चलने का तरीका अलग होता है, और हम सिविलियन थोड़ा अनडिसिप्लिन होते हैं कहीं ना कहीं, तो बड़ा डर सा लगता है इसका। लेकिन जब अपने स्टूडेंट इतने कामयाब होते हैं तो एक प्राउड फील होता है। इस बच्चे ने सीपीओ का एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर आए, उसके बाद इसका फिजिकल नहीं हो पाया क्योंकि एकदम से अचानक से इसको दिक्कत हुई पैर में। अगर वहाँ पे डिप्रेस होकर आदमी बैठ जाए लाइफ में, तो फिर तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन ज़िंदगी ने देखो कितना सुनहरा जीवन इसके आगे रखा है कि अब ये आर्मी ऑफिसर से अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहा है। और भाई अनिमेश, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो इस चीज़ के लिए। भगवान करे आगे बढ़े और ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो। तो हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन जो भी है अपना काम मस्ती से करते रहो। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को।